तो हमारे पास झारखंड कांस्टेबल का एक नया वैकेंसी आया है। तो हम इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहले हम इसके चलिए इसके पहले हम वैकेंसी के डिटेल में पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो किस जिला में कितना सीट खाली है। तो देखिए, अगर हम रांची जिले में देखें तो रांची जिले में आपका रेगुलर वैकेंसी में 76 सीट खाली है। और बैकलॉग में एक भी सीट खाली नहीं है। बैकलॉग मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि पिछले पिछले साल का जो वैकेंसी रह गया था, मतलब वो आप जो इसमें जितना वैकेंसी में आपका नहीं लिया गया था बच्चों को, वो वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी बोलता है। मान के चलिए, मतलब देखिए, रेगुलर तो हो गया, जो हर एक ईयर आता है उसको रेगुलर बोलते हैं। आप बैकलॉग बोलते हैं जो पिछले साल का जो वैकेंसी आया था उसमें मतलब वो रह गया था, बच्चा नहीं लिया गया था, उसको हम बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। तो देखिए, रेगुलर में आपके रांची में 76 सीट खाली है। अगर खूंटी जिला में देखें तो 86 सीट खाली है, जिसमें 6 सीट खाली है रेगुलर में और 27 सीट खाली है बैकलॉग वैकेंसी में। फिर अगर हम सिमडेगा में बात करें तो सिमडेगा में आपको रेगुलर वैकेंसी में 103 सीट खाली है और बैकलॉग में एक भी सीट खाली नहीं है। अगर हम जिला गुमला में बात करें तो रेगुलर में 12 सीट खाली है और बैकलॉग में 51 सीट खाली है। हजारीबाग में बात करें तो 212 सीट खाली है रेगुलर में और 146 सीट खाली है बैकलॉग में। अगर कोडरमा में बात करें तो 42 सीट खाली है रेगुलर में और 17 सीट बैकलॉग में खाली है। अगर हम चतरा में बात करें तो हमारा रेगुलर वैकेंसी 50 का है और हमारा बैकलॉग में 127 सीट खाली है। अब हम गिरिडीह में बात करें तो हमारा रेगुलर 452 वैकेंसी मतलब 452 सीट खाली है और बैकलॉग में एक भी सीट खाली नहीं है। अगर हम रामगढ़ में बात करें तो रामगढ़ में हमारा 200 रेगुलर वैकेंसी में खाली है और बैकलॉग में एक भी सीट खाली नहीं है। अगर हम बोकारो में बात करें तो बोकारो में हमारा टोटल रेगुलर में 136 सीट खाली है और बैकलॉग में एक भी सीट खाली नहीं है। अगर हम धनबाद में बात करें तो हमारे रेगुलर वैकेंसी हमारा 337 है और बैकलॉग में दिया नहीं गया है। और देखिए, अगर हम पलामू में बात करें तो पलामू में रेगुलर में आपका 44 सीट खाली है और बैकलॉग में 148 सीट खाली है। अगर हम लातेहार में बात करें तो 112 सीट रेगुलर में खाली है और 50 बैकलॉग में खाली है सीट। अगर हम दुमका में बात करें टोटल 164 सीट रेगुलर में खाली है और हमारा जो बैकलॉग है उसमें दिया गया नहीं है। अगर हम जामताड़ा में बात करें तो इसमें हमारा 52 सीट खाली है रेगुलर में और बैकलॉग में दिया नहीं गया है, एक सीट खाली नहीं है। अगर हम देवघर में बात करें, देवघर में टोटल रेगुलर में 343 सीट खाली है और हमारा बैकलॉग में एक भी सीट खाली नहीं है। अगर हम गोड्डा में बात करें तो टोटल हमारा रेगुलर में 46 सीट खाली है, इसमें दिया गया नहीं गया है, एक भी सीट खाली नहीं है मतलब। इसके बाद साहिबगंज में देखें तो रेगुलर में हमारा 131 सीट खाली है और बैकलॉग में एक भी सीट खाली नहीं है। अगर हम पश्चिमी सिंहभूम में देखें तो हमारा टोटल रेगुलर में 322 सीट कांस्टेबल के लिए खाली है और बैकलॉग में नहीं दिया गया है, एक भी सीट खाली नहीं है। अगर हम सरायकेला खरसवा में बात करें टोटल हमारा 305 सीट रेगुलर में खाली है और बैकलॉग में एक भी सीट खाली नहीं है। अगर ये देखिए, अब हमारा जेएफटीसी में देखें तो हमारा 10 सीट खाली है कांस्टेबल में, बैकलॉग में एक भी सीट नहीं है। हमारा रेल डीएनबी में देखें तो हमारा 244 सीट खाली है और बैकलॉग में 43 सीट खाली है। अगर हमारा JWF से एस में देखा तो हमारा 14 सीट खाली है और बैकलॉग में 20 सीट खाली है। सीटीसी में देखा तो 52 सीट खाली है रेगुलर में और बैकलॉग में 20 सीट खाली है। अगर रेल JSR में देखें तो हमारा 254 सीट खाली है रेगुलर में और हमारा बैकलॉग में एक सीट खाली है। अगर हम लोहरदगा में देखें तो इसमें रेगुलर में एक भी वैकेंसी नहीं देगा है और बैकलॉग आपका 123 वैकेंसी है। अगर हम गढ़वा में देखें तो रेगुलर में एक भी सीट खाली नहीं है, एक भी वैकेंसी नहीं आया है और आपका इसमें बैकलॉग में 4 वैकेंसी दिया है। अगर हम पाकुड़ में बात करें तो पाकुड़ में देखिए रेगुलर में एक भी वैकेंसी नहीं है और आपका बैकलॉग में 49 वैकेंसी दिया गया है। अगर पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो हमारा देखिए रेगुलर में एक भी सीट खाली नहीं है और हमारा 288 हमारा बैकलॉग में दिया गया है। मतलब पहले ईयर का सीट हमारा 288 रह गया है। अगर हम जेपीए में बात करें तो हमारा रेगुलर में एक वैकेंसी दिया है और बैकलॉग में हमारा 6 वैकेंसी है। तो देखिए, टोटल आपका रेगुलर में 3799 वैकेंसी दिया गया रेगुलर में और बैकलॉग में 1120। तो एक हिसाब से अपना देख लीजिएगा। अगर आपको किस जिला में किस कैटेगरी में आपको अगर सीट देखना है तो किस जिला में किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है, तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर दीजिएगा, उसमें आपका सारा डिटेल मिल जाएगा। तो कैटेगरी वाइज आपका रिक्त स्थानों की जानकारी मिल जाएगी। हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम योग्यता की बात कर लेते हैं तो उम्मीदवार मतलब
प्राप्त शैक्षिक संस्थान 10वीं पास होनी चाहिए। आपका कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, यह आपकी योग्यता है। अगर मैट्रिक है तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष, देखिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। अगर हम अधिकतम उम्र की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 25 वर्ष अधिकतम होने चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस में। अगर हम पीबीसी और पीसी में बात करें 27 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। अगर महिला, अनारक्षण, आर्थिक कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग बात करें तो आपकी अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम अनुसूचित एसटी और एससी की बात करें तो आपका अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए तो ये सब देखिए योग्यता, अगर यहाँ से देखिए यहाँ से आपका ये सब एलिजिबिलिटी है। अगर आप इन सब में अगर आप है, आप एलिजिबल है तो आप ये थी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम कुछ अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया कैसा होगा। देखिए आपके पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जो आपका फिजिकल है वो आपका होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, फिजिकल आपका। तो देखिए अगर हाइट का बात करते हैं तो पहले हम अनारक्षित और जनरल में बात कर लेते हैं। पुरुष के लिए तो आपका न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीमा 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति पुरुष में बात करते हैं तो आपका न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो हमारा सीना का साइज है न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में बात करते हैं तो आपका जो हाइट है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना आपका न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर महिला किसी कैटेगरी का, तो आपका जो हाइट है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना का इसका माप नहीं दिया गया है, माप नहीं लिया जाएगा। महिला में सीना का माप नहीं लिया जाएगा। अगर देखिए ये तो फिजिकल है। अब देखिए आप हाइट के अनुसार एलिजिबल है और आप ये सब आपका जो इस एलिजिबल आप ये सब एलिजिबल में आते हैं, एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। तो आपके पास 10th होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और आपका आयु जो 18 और ये इसके बीच में होना चाहिए, जो दिया है इसके बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप भर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने से कम 5 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी को सीने की माप नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगर कुछ है आपका आंखों में दिक्कत वगैरह है तो आप उसे दिखा लीजिएगा, ठीक हो सकता है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप वहाँ पर जाने के बाद छट सकते हैं, आप मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। देखिए अगर हम दौड़ की बात करें तो देखिए पुरुष को 10 किलोमीटर आपका 60 मिनट में दौड़ना पड़ेगा और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में आपका दौड़ना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इतना आपको दौड़ना है। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। अब देखिए हम कुछ अपना जो सिलेबस और पैटर्न के बात कर लेते हैं जो रिटन एग्जाम का होने वाला है उसके। तो देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट में सफल अभ्यर्थी को ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। देखिए अगर आप फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं और मेडिकल टेस्ट में, तो उसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। देखिए जो आपका आपका दो मतलब पेपर 1 और पेपर 2, तो आपका 2 पेपर होगा और दोनों जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब एक प्रश्न रहेगा उसको 4 उत्तर रहेंगे और जो आपका सही उत्तर है उनमें टिक करना होगा। इस प्रकार के आपका जो होगा परीक्षा लिया जाएगा। अब देखिए परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रत्येक उत्तर गलती पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। अगर एक आप गलती करते हैं तो उसका 1 अंक आपका कट जाएगा, एक नेगेटिव मार्किंग होगा। मतलब एक आप कोई प्रश्न गलती करते हैं तो आपका जो सही जो है प्रश्न उनमें से भी 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा तुक्का वगैरह मारने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो आपका सही में से भी कट सकता है। अब देखिए प्रश्न पत्र 1 पेपर 1 का हम देख लेते हैं तो क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो देखिए आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथली, बंगाला, मुंडारी, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, कोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। आप किसी भी भाषा को लेकर आप दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा से 100 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इस देखिए इस भाषा से आप किसी भी भाषा से दे सकते हैं। इस भाषा से आपके 100 मार्क्स का मतलब 100 का प्रश्न पूछा जाएगा।
प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी परीक्षा कुल 300 अंकों की होगा। मतलब जो पेपर 1 है आपका टोटल 300 अंक का होगा, और एक प्रश्न है आपका 3 अंक कैरी करेगा, मतलब एक प्रश्न 3 अंक का होगा, और निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न पत्र, जो आपका जो प्रश्न पत्र 1 है, पेपर 1 है, उसमें आपका मिनिमम 30% आपका पास होने के लिए अनिवार्य है। 30% अगर आप लाते हैं तभी आप पेपर 2 दे सकते हैं। जो आपका पेपर 2 है आपका, आप दे सकते हैं जब जब आप 30% पेपर 1 में लाया। जो पेपर 1 होगा वो भाषा होगा, जो आप भाषा देना चाहेंगे उस भाषा पे होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न 2 में आप देखते हैं, सॉरी मतलब प्रश्न पत्र 2 पेपर 2 में हम देखते हैं तो क्या आएगा। इस प्रश्न पत्र के 2 भागों में होंगे। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। यह प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, और परीक्षा का स्तर मैट्रिक लेवल का होगा। तो देखिए जो परीक्षा का जो लेवल है वो मैट्रिक लेवल का ही होने वाला है। जो देखिए इस जो पेपर 2 में होगा, जो पेपर 2 होने वाला है, पेपर 2 होने वाला है, इसमें जो हमारा 50 शुरू का जो 50 क्वेश्चन है वो हिंदी भाषा से, जिसमें आपका जो प्रश्न अनुच्छेद जो आधारित है, फिर व्याकरण उसमें पूछा जाएगा, मुहावरे लोकोक्ति पूछी जाएगी, सूत्रीकरण होगा। ये सब हमारा जो 50 क्वेश्चन है वो हिंदी भाषा से होने वाला है, व्याकरण वगैरह सब। अभी जो बाकी जो 50 है उसमें से आपका 25 जो क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रीडिंग टाइप का है उससे पूछा जाएगा। तो इस बात का इस हिसाब से अपना जो प्रिपरेशन कीजिएगा। टोटल ये 300 मार्क्स का होगा। और देखिए सही प्रश्नों की पत्र बहुकल्पीय प्रकार की होगी। एक प्रश्न 3 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। देखिए इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर एक आप क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 होगा, काट लिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर देखिए हम सैलरी का बात करते हैं, तो चयनित उम्मीदवार को शुरुआती बेसिक सैलरी, बेसिक पे आपका 21,700 रुपये प्रति माह होगा। बेसिक पे के अलावा हर महीने विभिन्न प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मतलब ये देखिए यहाँ पर ट्रेवल अलाउंस भी होगा। जो महंगाई है वो भी आपका अलाउंस होगा। आसान भाषा में समझे तो सभी भत्ते और बेसिक पे जोड़कर सैलरी की शुरुआत लगभग 31,000 से होगी। तो आप इसे मत चाहिए, आपका टोटल जोड़ जाड़ के मतलब ये हमारा ये तब बेसिक पे है। उसके बाद जो भत्ता मिलाकर आपका टोटल 31,000 सैलरी होने वाली है। इसके बाद सैलरी नियम अनुसार धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। बढ़ते बढ़ते आपका सैलरी इतना, बेसिक पे इतना, मतलब 69,100 प्लस में प्रति माह भत्ते भी दिए जाएंगे। तो आपका जो ये सब मिलाकर आपका लगभग 75-80 हज़ार सैलरी चला जाएगा भत्ता मिलाकर, मतलब ये बेसिक पे प्लस ये भत्ता मिलाकर जो बढ़ते बढ़ते जाएगा। अब देखिए अगर हम आवेदन के शुल्क का बात कर लेते हैं, तो परीक्षा आवेदन के शुल्क 100 रुपया है। अगर हम परीक्षा आवेदन शुल्क, अगर छूट बात करते हैं छूट की, तो देखिए झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति ST, अनुसूचित SC अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया है। आवेदन शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप एक बार भर सकते हैं, उसको अगर कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल नहीं होगा। ये नॉन रिफंडेबल है, आपका पैसा रिफंड में नहीं दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आवेदन के कुछ डेट, महत्वपूर्ण तिथि की बात कर लेते हैं। तो देखिए आवेदन की जो शुरू है 22 जनवरी से स्टार्ट होगा, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक होगा, 21 फरवरी तक होगा। अगर परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक होगा। तो देखिए ये ऐसा आप मत सोचिएगा। तो ये देखिए ये जो 23 फरवरी दिया है, ये आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। 21 फरवरी तक आपका फॉर्म भर डिटेल, बाकी डिटेल सब आपका होना चाहिए। सिर्फ ये 23 फरवरी को आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आप 21 फरवरी तक अपना डिटेल उसमें पूरा फिल करना होगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र को प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक है। आवेदन में संशोधन करेक्शन करने की तिथि 26 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अच्छा से मतलब देख कर पूरा डिटेल, जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही नाम वगैरह, अपने पिता का नाम, माता का नाम डालिएगा, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। करेक्शन करने मतलब करेक्शन करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, email ID और मोबाइल नंबर छोड़कर
किसी भी तरह की गलती को सुधारा जा सकता है, इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पहली बार आवेदन करते समय अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दर्ज करें, क्योंकि आवेदन में संशोधन के वक्त इन प्रविष्टियों के संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अपना जो ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, नाम है, ये सब अपना सही सही डालें। दस्तावेजों की बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, तो देखिए इसमें आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी लगेगा, सिग्नेचर इमेज लगेगा, फिर आपका जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आईडी प्रूफ जो आधार वगैरह है, वोटर कार्ड, ये सब लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले जेएसएससी झारखंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट और 24 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने से पहले अपने फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी भी अपने पास रखें। सही प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक देख ले कि इन सभी में आपका नाम, पिता का नाम और अन्य विवरण सही हो। तो देख लीजिएगा एक बार, अगर सब पूरा मतलब सर्टिफिकेट में कि आपका और पिता के नाम, माता का नाम सब सही है कि नहीं है। आवेदक अपने नाम की स्पेलिंग और जन्म तिथि वहीं लिखे जो 10वीं मैट्रिक और सर्टिफिकेट में अंकित है। तो देखिए वहीं आपका जो डिटेल में वहीं फॉर्म में वहीं भरना है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे पूरा डिटेल है, वहीं डिटेल आपको उसमें भरना है। अधूरे अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जांच लें। पूरा डिटेल एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करना है। आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ही भेजी जा सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए वैसा ही अपना एक्टिव जो आप वही हमेशा यूज करते हैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वहीं डालिएगा, ताकि जो अपडेट है इस परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए, आपका जो एसएमएस है उससे आ जाए और आपको प्राप्त हो। फिर आवेदन द्वारा एक से अधिक आवेदन पर केवल अंतिम आवेदन को ही वैध माना जाएगा। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। देखिए जो आपका जो रिसिप्ट है, जब आप आवेदन करने के बाद जो रिसिप्ट निकलता है उसे अपने पास रख लेना है, ताकि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय उसकी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसलिए आपको पास ही अपने साथ रखना है उसको। थैंक यू। हम आवेदन करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर वहाँ से लिंक से आवेदन कर सकते हैं।